आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का तीसरा लेसन। 2 लेसन खत्म हो गया था। पहला लेसन अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास खत्म था। दूसरा था राज्य एवं राष्ट्र क्या है, उसको भी ख़त्म कर दिए थे। तीसरा लेसन है 10th का इकोनॉमिक्स का जो लेसन है तीसरा, वह है मुद्रा बचत एवं साख। तो इसको देखेंगे कि मुद्रा बचत एवं साख में सबसे पहले जो पढ़ना है वह है मुद्रा। सबसे पहले क्या है? मुद्रा। मुद्रा क्या है? मुद्रा जैसे हम लोग जो आज बोलचाल की भाषा में जो हम लोग आज पैसा बोलते हैं, पैसा, वही तो मुद्रा है। तो मुद्रा कहते हैं किसको? मुद्रा किसे कहते हैं? पहला सवाल है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा कहता है कि कागज़ या धातु का बना वैसा पदार्थ जो कागज़ या धातु का बना, या तो कागज़ का बना हुआ हो, जैसे नोट कागज़ का बना होता है, सिक्का धातु का होता है। अब सिक्का में तो स्टील का भी सिक्का आ रहा है, लेकिन पहले जो होता था वह प्योर धातु होता था, चांदी का सिक्का होता था। तो कागज़ या धातु का बना वैसा पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का मतलब कि किसी वस्तु के मूल्य को मापता है, किसी वस्तु को खरीदने में, बेचने में उसके मूल्य को मापता है, मूल्य का आकलन करता है, जो उसका कीमत होता है, दाम होता है। तो कागज़ या धातु का बना वैसा पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन करता है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। यह जो मुद्रा होती है वह सरकार द्वारा विधिवत रूप से जारी होता है। मतलब कोई भी मुद्रा जो नोट है, सिक्का है, यह किसके द्वारा जारी होता है? तो विधिवत रूप से यह सरकार उसको जारी करता है, और तब जाके इसको हम कह सकते हैं कि मुद्रा है। कागज़ या धातु का बना होना चाहिए जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं को क्या करता है? मूल्यांकन करता है। जैसे कागज़ का कोई, जैसे वैसा ही देखोगे आप लोग, निकलता है लॉटरी में, छोटा बच्चा के लिए लॉटरी में नकली नोट निकलता है, वह भी कागज़ का बना हुआ है, देखने में भी वैसा ही लगता है। लेकिन क्या वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्यांकन कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि वह खेलने के लिए बनाया गया, उससे खेल सकते हैं, वस्तु एवं सेवाओं को मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, तो उसे मुद्रा नहीं कहेंगे। क्योंकि कागज़ या धातु का बना होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ देखेंगे कि वस्तु एवं सेवाओं का मूल्यांकन कर रहा है, तब हम उसको कहेंगे कि मुद्रा है, जो किसके द्वारा जारी होता है? सरकार द्वारा विधिवत रूप से जारी होता है। अगला सवाल है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। जैसे जब लोग कमाना सोचा कि आर्थिक क्रिया, धन की प्राप्ति हो, तो उसके लिए आर्थिक क्रिया करना शुरू किया, तो पहले तो जब स्टार्ट हुआ होगा जीवन, तो मुद्रा नहीं होगा, मुद्रा तो बहुत बाद में आया। तो पहले लोग किस तरह से जीते होंगे और वस्तु एवं सेवाओं को किस तरह से मूल्यांकन करते होंगे, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो उसके लिए जो पहले वस्तुओं का लेन देन होता था, वह होता था एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु। अगर मेरे यहाँ चावल है तो हम उसको चावल दे देंगे, उससे गेहूँ ले लेंगे। अगर मेरे यहाँ गेहूँ है, आज भी होता है, अगर देखोगे आसपास अगर किसी के यहाँ कुछ घट जाता है तो कहता है कि 1 गिलास गेहूँ हम दे देते हैं, कल हम 1 गिलास चावल दे देंगे, या बदले में 1 गिलास चावल उसको से ले लिया, उसको कुछ दे दिया। तो इस प्रकार आज भी देखने के लिए ऐसा मिल जाता है। गांव में ऐसा स्थिति मिलता है कि अगल बगल के लोग होते हैं, अगर उनके यहाँ चावल नहीं है और चावल खाने का मन है, तो कहता है कि आटा हम आपको दे देते हैं और आप हमको 1 गिलास चावल दे दीजिए, 2 गिलास चावल दे दीजिए। तो बदले में लेन देन करते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, यह हम लोगों के पूर्वज बहुत समय पहले यही काम होता था कि एक वस्तु के दूसरे वस्तु जो लेन देन कर रहे हैं, वो नया काम नहीं है। हम लोगों को किसी ने पहले सिखाकर भेजा, पहले यही काम होता था। वही गुण आज भी कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाता है कि जब सामान घटता है तो हम वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन कर लेते हैं। तो यह जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यह वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। एक वस्तु के बदले वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का क्या होता है? लेन देन होता है, उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। यह और देखने के लिए मिल जाता है, जैसे गांव में धान से चूड़ा बदलने आता है, या आलू भी बदलने आता है,
आएगा कॉपी किताब लेगा उसके बदले चूड़ा देगा तो उसके बदले आलू देगा, कॉपी किताब लेगा उसके बदले सोन पापड़ी देगा, सामान देता है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली का वहाँ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि वह वस्तु विनिमय प्रणाली है। हम उसको पैसा नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। गांव में आता है सोन पापड़ी बेचने के लिए, उसको हम कोई वस्तु दे देते हैं, कॉपी दे देते हैं, किताब दे देते हैं, या लोहा का कोई वस्तु देते हैं, प्लास्टिक का दे देते हैं, तो बदले में बच्चा को सोन पापड़ी देता है। तो इसी प्रकार बहुत जगह पर ऐसा भी होता है, धान के बदले धान देगा तो आलू देगा, ऐसे करके आता है। तो इस तरह के जो प्रणाली है वह वस्तु विनिमय प्रणाली है। लेकिन यह प्रणाली में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, क्योंकि हम हर जगह मतलब अगर जाना है हमको कहीं दूसरे जगह जाना है, तो दूसरे जगह जाना है तो वहाँ अगर पैसा नहीं है तो सोचो हर वस्तु के बदले दूसरे वस्तु हमको देना है, हमको कोई ले जाएगा दूसरे जगह या वहाँ कुछ काम करना है तो हमको फिर वस्तु देना पड़ेगा। तो अगर हम दूसरे जगह जाते हैं तो ढेर सारा बोरा में चावल ले जाना पड़ेगा, गेहूं ले जाना पड़ेगा, या कोई वस्तु ले जाना पड़ेगा, तब तो हम कोई सामान खरीदेंगे या देंगे किसी को तो उसके बदले कुछ देंगे। तो यह जो प्रणाली था इसमें बहुत कठिनाइयाँ था, बहुत कठिनाइयाँ। लोग जब अर्थव्यवस्था विकास हुआ, लोगों का सोच बदला, तो लोगों ने यह भी सोचा कि चावल के बदले हम गेहूं दे रहे हैं तो दोनों का मूल्य समान तो नहीं हो सकता है, दोनों का अलग अलग हो सकता है। तो हम तो ठगा रहे हैं यहाँ पर कि उसी वस्तु के बदले उतना ही दे रहे हैं, एक गिलास चावल से एक गिलास गेहूं बदल रहे हैं। तो लोगों का जब विकास हुआ तो सोचा कि यह जो व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए कोई ऐसी आनी चाहिए प्रणाली जिसमें मूल्य का मापन हो। तो वही जो प्रणाली आया वह आगे का प्रणाली आया मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा का सहायता लिया गया। मुद्रा अभी बताया कि कागज़ या धातु का बना होना चाहिए, वैसा पदार्थ जो वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्यांकन करता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली पहले बहुत समय पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, लेकिन इस प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया और अगला जो प्रणाली आया मुद्रा की सहायता से लेन देन होने लगा। अगर हम पैसा देंगे तो उस पैसा के बदले जितना हम पैसा देंगे, जितना उसका मूल्य का मापन होगा, उसके अनुसार हमें वस्तु मिलेगा, सामान मिलेगा। तो यह प्रणाली अच्छा प्रणाली हुआ, क्योंकि इसमें हर वस्तु के मूल्य का मापन हो सकता है। हमको कहीं जाना है तो आराम से पैसा लेकर जा सकते हैं, किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। नहीं तो पहले चावल गेहूँ ले जाना पड़ेगा, अनाज ले जाना पड़ेगा, और क्या ले जा सकते हैं, अनाज लेकर जाना पड़ेगा हर जगह, तब तो किसी काम को करने के लिए हम उसके बदले उसको देंगे। तो यह प्रणाली मौद्रिक प्रणाली कहलाया कि मुद्रा की सहायता से जब वस्तुओं का लेन देन चालू हुआ तो इसे मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वैसा प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन होता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और वैसा प्रणाली जिसमें मुद्रा की सहायता से वस्तुओं का लेन देन होता है, विनिमय होता है, तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अब देखेंगे कि जो मौद्रिक प्रणाली हुआ इसमें मुद्रा का खोज हुआ कि मुद्रा की सहायता से होगा। तो इतना सारा देश है, क्या सभी देश, जैसे हम लोग के यहाँ क्या चलता है, भारत में रुपया है, तो सभी देश में तो रुपया नहीं चलता है। किसी के यहाँ डॉलर चलता है, किसी के यहाँ टका चलता है, तो किसी के यहाँ टका है, किसी के यहाँ डॉलर है, किसी के यहाँ दिनार है, किसी के यहाँ पाउंड है। तो हर देश अपना अपना मुद्रा का नाम अलग अलग रखा, और हमारे भारत का जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया। तो कुछ देश का नाम हम लिख रहे हैं और उसके मुद्रा लिख रहे हैं। जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में एक किसी देश का जो आपके सिलेबस में पढ़ना है उसमें से एक देश का कोई ना कोई मुद्रा पूछता है, और सबसे ज़्यादा पूछने वाला वह देश है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के मुद्रा का क्या नाम है? तो टका है। तो हम कुछ देश का नाम लिख रहे हैं और उसका रुपया लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक तरफ राष्ट्र लिखेंगे, एक तरफ राष्ट्र, एक तरफ मुद्रा। पहला नंबर पर भारत में मुद्रा जो चलती है उसका नाम है रुपया। पाकिस्तान में जो चलता है वो अभी रुपया है, क्या है? रुपया। नेपाल में चलता है उसका भी नाम है रुपया, लेकिन इसको नेपाली रुपया कहते हैं। मुद्रा का नाम रुपया ही है, लेकिन इसको नेपाली रुपया लिखा जाता है या नेपाली रुपया कहते हैं, लेकिन जो मुद्रा है वह तो रुपया ही है। पाकिस्तान का है, इसको पाकिस्तानी रुपया कहते हैं। बांग्लादेश का है टका, बांग्लादेश का टका।
चीन, चीन का है युआन, चीन का युआन, युआन। जापान के जापान येन, जापान येन, जापान के क्या है येन है। उसके बाद और क्या है इंग्लैंड, इंग्लैंड के है पाउंड, इंग्लैंड के पाउंड। अमेरिका के तो सब जानता है, अमेरिका के डॉलर, अमेरिका का क्या है डॉलर है। भारत का रुपया, पाकिस्तान के रुपया, नेपाल के रुपया, अगर नेपाली रुपया रहे तो नेपाली रुपया मारना है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया रहे पाकिस्तानी रुपया मारना है। बाकी मुद्रा जो है वह रुपया ही है। देश का अलग अलग है तो अलग अलग देश के लिए, यहाँ नेपाल का है तो नेपाली रुपया कहता है, पाकिस्तान का है पाकिस्तानी रुपया कहता है। बांग्लादेश टका, चीन युआन, जापान येन, इंग्लैंड पाउंड, अमेरिका डॉलर। आज विश्व में सबसे ज़्यादा जो मुद्रा है वह मुद्रा का वैल्यू सबसे ज़्यादा दिनार का है। दिनार, दिनार किस देश की मुद्रा है? कुवैत का है, कुवैत की मुद्रा दिनार है। कुवैत की जो मुद्रा है दिनार है, वह दिनार का वैल्यू सबसे ज़्यादा आज हर डॉलर से भी आगे निकला हुआ है। लगभग 272, एक दिनार अगर आता है भारत में तो वह लगभग 272 रुपया वैल्यू के बराबर होता है। वह 272 रुपया बन जाता है एक दिनार। इतना महत्व किसी भी मुद्रा का नहीं है। पाकिस्तान में जाएंगे तो भारत वाला 1 रुपया के यहाँ 10 रुपया बनता है। अगर 1 रुपया है तो वहाँ 1 रुपया 10 रुपया का 16 रुपया बनता है, 10 रुपया का 16 रुपया, 1 रुपया का 10 रुपया नहीं। यदि भारत का 10 रुपया है तो वहाँ बनेगा 16 रुपया, माने 1.6, 1 रुपया का 1.6 बनेगा। 10 रुपया यदि भारत का है तो नेपाल में जाएंगे तो उसका 16 रुपया वैल्यू देता है, 16 रुपया 1.6 के बराबर। एक गलती बोला गया, 1 रुपया का 10 रुपया नहीं, 10 रुपया का 16 रुपया। इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे मुद्रा का क्या कार्य है। मुद्रा का 4 कार्य है। मुद्रा के कितने कार्य, ऑब्जेक्टिव ही पूछता है मुद्रा के कितने कार्य हैं, तो मुद्रा के 4 कार्य हैं। विनिमय, मापन, संचय, भुगतान। विनिमय, मापन, संचय, भुगतान। क्वेश्चन रहेगा कि मुद्रा के कितने कार्य हैं, मुद्रा के कितने कार्य हैं, मुद्रा के कितने कार्य हैं। तो मुद्रा के 4 कार्य हैं। मुद्रा के कितने कार्य? 4 कार्य। पहला विनिमय, विनिमय का मतलब होता है लेन देन करने में सबसे आसान है। लेन देन करना है तो विनिमय में मुद्रा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। विनिमय, मापन का मतलब हुआ किसी वस्तु के मूल्य को मापने में मुद्रा सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो विनिमय, मापन। संचय, हम मुद्रा को जमा कर सकते हैं तो यह भी। और उसके बाद भुगतान, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु के बदले मुद्रा अगर देते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। मुद्रा देना हम आसान समझते हैं। तो मुद्रा का कार्य है 4, विनिमय करता है, मापन करता है, संचय कर सकते हैं, भुगतान करता है। संचय कर सकते हैं मतलब मुद्रा को हम जमा भी कर सकते हैं भविष्य निधि के रूप में। गेहूँ को जमा करेंगे, अनाज को जमा करेंगे, हो सकता है ख़राब हो जाए 2-4 साल के बाद, लेकिन मुद्रा को आसानी से जमा कर सकते हैं। तो मुद्रा के यह 4 कार्य निम्नलिखित है, विनिमय, मापन, संचय, भुगतान। इसके बाद है मुद्रा के आर्थिक महत्व, कि मुद्रा का आर्थिक माने हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। मुद्रा का क्वेश्चन लिखेंगे, मुद्रा के आर्थिक महत्व को बताएं। तो मुद्रा का आर्थिक महत्व, पहला, यदि मुद्रा नहीं होता तो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होगा, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि इन सभी में मुद्रा आधार के रूप में होता है। अगर मुद्रा नहीं होता, मुद्रा का विकास नहीं होता तो आजकल इतना राजनीतिक कार्य, जैसे देखना रैली होता है नेताओं का, हर राजनीतिक बहुत तरह के राजनीतिक कार्य है, उसमें बिना पैसा का कुछ नहीं हो सकता। तो मुद्रा के जो आर्थिक महत्व है वह निम्नलिखित है। तो कैसे लिखेंगे कि मुद्रा के आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। पहला,
सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में और धार्मिक कार्य में मुद्रा आधार के रूप में होता है। इसके साथ साथ दूसरा में लिख सकते हैं सांस्कृतिक कार्य में, धार्मिक कार्य में सांस्कृतिक कार्य आ जाएगा, क्योंकि धार्मिक कार्य और सांस्कृतिक कार्य लगभग तो सेम है। सांस्कृतिक कार्य में भी मुद्रा की सहायता से ही होगा, यदि मुद्रा नहीं होगा तो धार्मिक कार्य नहीं होगा, सांस्कृतिक कार्य नहीं होगा। एक ही पॉइंट में सारा चीज़ें लिख देंगे कि सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, ये सारे जो कार्य हैं वह मुद्रे की सहायता से संभव है। यदि मुद्रा नहीं होगा तो ये सब नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर किसी आदमी को उसका आर्थिक स्थिति क्या है वह मुद्रा से ही पता चलता है। उसके पास कितना गेहूं है, कितना चावल है, कितना अनाज है, मसूर है, चना है, कोई भी कितना वस्तु है, जानवर है, 10 गाय रख ले है, 20 भैंस रख ले, बहुत सारे बकरियां रख ले, लेकिन इससे उस व्यक्ति का आर्थिक स्थिति पता नहीं लगता है। लेकिन यही अगर उसके पास मुद्रा की जानकारी हो जाए तो कि उसके पास इतना लाख रुपया है तो हम समझ जाते हैं कि उसका आर्थिक स्थिति अच्छा है। इसका मतलब कि मुद्रा के आधार पर जब व्यक्ति का पहचान हो रहा है कि व्यक्ति का आर्थिक स्थिति किस तरह का है, तो कोई भी देश या राष्ट्र, कोई भी देश विकसित या विकासशील कहलाएगा मुद्रा के आधार पर। यदि जिसके पास मुद्रा ज़्यादा है, मुद्रा के आकलन से ही कोई भी देश विकसित या विकासशील कहलाता है। उसके बाद मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि मनी मनी मनी, यह सब जो आर्थिक महत्व है उसमें लिखना है। मनी मनी मनी, मुद्रा के बारे में क्या कहा जाता है? मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी, स्वीटर देन हनी, मनी मनी मनी। यह मनी के बारे में क्या कहा जाता है कि मनी 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 मतलब पैसा क्या है? पैसा 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 क्या है? ब्राइटर देन सनशाइन, मतलब सूर्य के धूप से भी चमकीला, सूर्य से भी चमकीला कौन है? मनी। उसके बाद स्वीटर देन हनी, शहद से भी मीठा क्या है? मनी, वह है मनी मनी मनी। इस प्रकार मनी के बारे में कहा गया कि मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी, मनी मनी मनी। इतना यदि आर्थिक महत्व पूछता है तो इतना लिखना होगा। इसके बाद आगे का सवाल है, अगला है एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। समझेंगे कि एटीएम कार्ड, एटीएम क्या है? सबसे पहले एटीएम, एटीएम, एटीएम क्या है? एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम और एटीएम कार्ड दोनों अलग अलग है। अगर एग्ज़ाम में एटीएम पूछे, एटीएम मशीन होता है, लेकिन एटीएम कार्ड जो होता है सबके पास, जो बैंक देती है एटीएम कार्ड, जिसको हम लोग पैकेट में लेकर चलते हैं, तो वह एटीएम कार्ड है। लेकिन एटीएम जो होता है मशीन होता है, मशीन में उस कार्ड को डालते हैं, उसके बाद उस पैसे को निकालते हैं। तो पहले देखेंगे एटीएम क्या है। एटीएम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जो आज के समय में हर बैंक ग्राहकों को उपलब्ध करा रही है, और हम अपने एटीएम कार्ड की सहायता से इस मशीन से पैसे को निकालते हैं। तो एटीएम कार्ड बहुत, एटीएम अगर पूछे तो यह ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एटीएम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इस मशीन में एटीएम कार्ड के द्वारा हम पैसे को निकालते हैं। यह जो एटीएम होता है वह बैंक द्वारा स्थापित किया जाता है, बैंक द्वारा लगाया जाता है। आगे है एटीएम कार्ड क्या है? एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड क्या है? एटीएम कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है।
एटीएम कार्ड एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इसको इसलिए कहते हैं कि एटीएम कार्ड में देखोगे उसमें एक चिप्स लगा हुआ होता है, वह चिप्स होता है एटीएम कार्ड में। उसी चिप्स जो सारा डाटा है, जितना डेटा है वह डेटा उस चिप्स में ही, सारा जो डाटा है वह चिप्स में ही सेव है। जब एटीएम कार्ड में डालते हैं तो कार्ड से कोई मतलब नहीं रहता, वो चिप्स से मतलब रखता है, उसी में सारा डेटा होता है कस्टमर का। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कहा जा रहा है क्योंकि इसमें चिप्स पर आधारित है। तो एटीएम कार्ड एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। इसमें ग्राहक का नाम होता है, एटीएम कार्ड नंबर होता है, 16 अंक का एटीएम कार्ड नंबर होता है, इसमें ग्राहक का नाम होता है और एक गुप्त पिन कोड होता है जिसको हम एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड को जब डालते हैं तो गुप्त पिन कोड डालने के बाद ही पैसा निकलता है। अगर वह गुप्त पिन कोड नहीं डालेंगे या नहीं पता होगा तो एटीएम कार्ड अगर है भी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एटीएम कार्ड पूछेगा तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि एटीएम कार्ड एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है। इसमें ग्राहक का नाम, कार्ड नंबर, 16 अंक का कार्ड नंबर एवं एक गुप्त पिन कोड होता है जिसकी सहायता से हम एटीएम के द्वारा पैसे को निकाल सकते हैं। यह हुआ एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहा जाता है। एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहा जाता है। अगर डेबिट कार्ड भी पूछे, यही बात है, डेबिट कार्ड पूछे या एटीएम कार्ड पूछे, दोनों सेम बात है। एटीएम कार्ड जिसके पास होगा वहाँ डेबिट कार्ड लिखा हुआ रहता है। अगर देखेगा तो एटीएम कार्ड के नीचे देखेगा डेबिट कार्ड लिखा हुआ रहता है। तो एटीएम कार्ड ही डेबिट कार्ड होता है। एटीएम कार्ड एग्जाम में आए या डेबिट कार्ड आए, दोनों में से कोई रहे तो सेम बात लिखना है, क्योंकि एटीएम कार्ड को ही क्या कहते हैं? डेबिट कार्ड। आगे देखते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा अंतर होता है एटीएम कार्ड से। एटीएम कार्ड होता है कि कोई भी ग्राहक बनवा सकता है, बैंक के द्वारा कोई भी जारी करा सकता है एटीएम कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड सबका नहीं होता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक होता है, क्वेश्चन पहले लिख दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आज किसान को और स्टूडेंट को ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड का उपयोग या लाभ हो रहा है, स्टूडेंट को और किसान को ज़्यादातर। इसमें होता क्या है कि यह भी लिखेंगे कि यह भी एक मुद्रा का रूप है। किस प्रकार का मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा। कागज या धातु का मुद्रा था, लेकिन विकास करते करते आज हम लोग प्लास्टिक मुद्रा पर आ रहे हैं। आज तो विकास करके हम लोग डिजिटल पे आ रहे हैं। प्लास्टिक मुद्रा भी कुछ नहीं, मोबाइल से डिजिटल से पे हो रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे, यह सब क्या है? डिजिटल में है, जिसमें और न कागज़ का उपयोग हो रहा है, न प्लास्टिक का हो रहा है, न धातु का उपयोग हो रहा है। हम मोबाइल की सहायता से ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं पैसों को। लेकिन ये जो एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड है वह प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। यह क्रेडिट कार्ड जो होता है बैंक द्वारा, और ऐसे सरकार भी जारी करती है। क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा होती है, लेकिन सरकार की योजना द्वारा भी जारी होता है। किसान और स्टूडेंट लोग को सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जब चाहे किसान और जो स्टूडेंट होता है उसमें से पैसा निकालकर अपना काम कर सकता है। तो इतना एक साख के रूप में बैंक उसको देता है। बैंक भी जारी करता है, अपने स्तर से बैंक भी जारी करता है। यदि सरकार दे रही है तो सरकार भी साख के रूप में, लोन के रूप में वह उतना रुपया उसको देती है। बैंक भी देता है तो बैंक भी एक लोन के रूप में देता है कि क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। सबका क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होता है, सबका क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता है, लेकिन एटीएम कार्ड सबका बन सकता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? यह प्लास्टिक मुद्रा का रूप है जो किसान, मजदूर एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। यह सरकार द्वारा जारी होता है। यह अपनी सुविधा के लिए बैंक भी जारी कर सकता है। यह जारी करने के लिए बैंक क्या देखती है? तो उस व्यक्ति का चरित्र देखेगा, उस व्यक्ति का संपत्ति देखेगा। ऐसे ही नहीं है कि हम 0 रुपया में खाता खुला लेंगे और बैंक के पास चल जाएंगे कि हमको क्रेडिट कार्ड बनवाना है। उस आदमी को क्रेडिट कार्ड की क्या ज़रूरत है? ट्रांजैक्शन देखती है बैंक कि यह आदमी को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, तब बैंक जारी करता है। और यदि सरकार द्वारा हम योजना के तहत कोई आते हैं तो किसान और स्टूडेंट को, कोई भी किसान या स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, यदि उस लेवल तक पढ़ाई करना है, स्टूडेंट को किसके लिए पैसे चाहिए? स्टूडेंट को पढ़ने के लिए पैसे चाहिए। यदि वह उस तरह का कोर्स करता है जिसमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो सरकार उसको जारी करता है। तो इस प्रकार का यह एक
साख की तरह काम करता है, लोन की तरह होता है, जो सभी लोगों को जारी नहीं हो सकता। उसके बाद आगे का सवाल है, साख क्या है? साख क्या है? साख यह लोन होता है, जिसको हम लोग लोन कहते हैं। साख क्या है? साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। यह बैंक द्वारा किसी व्यक्ति के चरित्र और पूंजी को देखकर साख प्रदान करती है। बस इतना ही लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। साख क्या है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। यह अपने ग्राहकों के चरित्र और पूंजी को देखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, जारी किया जाता है। बैंक अगर देखेगा कि उसके पास पूंजी है कि हम जितना लोन दे रहे हैं वो हमको वापस कर दे, तो वह व्यक्ति वह बैंक जो होगा उस व्यक्ति के देखते हुए साख निर्धारित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ऐसी कोई व्यक्ति जाकर कहेगा कि हमको लोन चाहिए, साख चाहिए, तो नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि लौटाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो चरित्र देखेगा, पूंजी देखेगा, क्षमता देखेगा, अगर इतना सारा है। और यह भी होता है कि जब व्यक्ति फर्स्ट बार लोन लेता है उसको दिक्कत होता है, लेकिन दूसरा बार लेता है, यदि एक बार हम पूरा कर दिए हैं, दूसरा बार यदि साख जारी कराते हैं तो बैंक आसानी से जारी कर देता है, क्योंकि बैंक को हमारे ऊपर विश्वास हो जाता है। तो साख निर्धारित करने का, जो साख निर्धारित होती है वह उसका 4 आधार है। साख के कितने आधार? 4 आधार। पहला विश्वास, विश्वास होना चाहिए। यदि शुरुआत में हम लोन लेते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, हमको एक गारंटर भी बनाना पड़ता है उस बैंक से जिसका लगाव अच्छा है, जिसका ट्रांजैक्शन सही से है, या कोई लोन लिया है उसको पर बैंक को विश्वास हो गया और वह व्यक्ति यदि दिलाता है तो उसका सिग्नेचर होता है, साइन होता है, उसको गारंटर कहते हैं। तो वही विश्वास के रूप में कार्य करता है वहाँ पर कि यह व्यक्ति, हम गवाही बन रहे हैं कि यह व्यक्ति लौटा देगा, तब बैंक उसको जारी करता है। तो साख का 4 आधार होता है, विश्वास, चरित्र। चरित्र अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि क्रिमिनल है, चोर हैं, डाकू हैं, वो चल जाएगा लोन लेने, बैंक उसको जारी कर देगा। अच्छे चरित्र का होना चाहिए कि लौटा सके। विश्वास, चरित्र, पूंजी। पूंजी उसके पास होना चाहिए। पूंजी इसलिए रहता है कि यदि नहीं लौटा पाया तो हम उस ग्राहक के कोई पूंजी पर कब्जा करेंगे। घर नहीं है, मकान, घर नहीं है, जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं उसके पास है, यदि वह नहीं जमा करता है, बैंक कहाँ से जाकर उसको वसूली करेगा? इसलिए पूंजी देखता है कि आपके पास पूंजी है कि नहीं। दूसरी बात क्षमता, क्षमता देखेगा कि आप जो इतना लोन ले रहे हैं वह किस काम से ले रहे हैं, आपके पास क्षमता है लौटाने का या नहीं है। तो इस प्रकार साख का 4 आधार। साख क्या है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है ग्राहकों को भुगतान को आसान बनाने के लिए, या उसको ग्राहकों को अपनी तहत बैंक अपने आधार पर ग्राहकों को एक साख के रूप में पैसा देती है। उसके बाद है साख। साख के आधार 4, विश्वास, चरित्र, पूंजी, क्षमता। जो साख होता है वह साख का 2 पक्ष होता है, एक होता है ऋणी और एक होता है ऋणदाता। जैसे हम कोई से कर्जा लेते हैं, वह क्या है? कर्जा जो ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, महाजन ले रहे हैं, वह साख है। कर्जा जो महाजन ले रहे हैं, साख का सबसे, ये भी याद रखना होगा, साख का सबसे आसान जो तरीका है वह महाजन है। महाजन मैंने किसी व्यक्ति से हम शुद्धि पर पैसा ले लिए, वो सबसे आसान है। इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होता है, बस स्टाम्प पर लिखाएगा, एक व्यक्ति उसका गारंटर बनेगा, आसानी से हो जाएगा। उतना इसमें नहीं होता है, बैंक का प्रोसेस नहीं होता है। तो साख के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, उपाय है, वह महाजन है। साख का सबसे अच्छा तरीका क्या है? महाजन। ऑब्जेक्टिव यह पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि साख के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त प्रक्रिया क्या है? तो महाजन है। या साख के लिए किसे सबसे अच्छा माना गया है? तो महाजन को, क्योंकि यह आसानी से मिल जाता है आपके गांव में। क्योंकि यहाँ बैंक में जाते हैं तो बैंक के लिए हम अनजान हैं, लेकिन यदि कोई गांव में वैसा व्यक्ति है जो पैसा देता है, सूद पर, ब्याज पर पैसा दे रहा है, तो वह तो व्यक्ति हमें जानता है, आसानी से, आराम से जान रहा है, वह जानता है कि हाँ ये लौटा सकता है कि नहीं लौटा सकता है, तो वह व्यक्ति आसानी से पैसा दे देता है। तो महाजन सबसे अच्छा है साख के लिए।
साख साख होने के लिए दो, साख के कितने पक्ष? दो पक्ष, ऋणदाता ऋणी। ऋणदाता उसको कहते हैं जो कर्जा देता है, ऋणदाता जो कर्जा देता है। ऋण का मतलब उधार देता है, उधार कर्जा। जो ऋण देता है वो ऋणदाता है और जो लेता है ऋणी होता है। तो साख के लिए दो पक्ष होना चाहिए, एक देने वाला एक लेने वाला। उसके बाद है चेक क्या है? चेक होता है जो बैंक द्वारा, यह भी साख, यह चेक जो होता है यह भी एक कागज मुद्रा का रूप है। यह बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यह सरकार द्वारा कोई इसे मान्यता नहीं होता है, यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वह इसलिए कि ग्राहक को विनिमय कार्य, जिसको ज़्यादा पैसा निकालना है तो वह चेक की सहायता से निकाल ले, तो वह चेक उपलब्ध कराया जाता है। चेक क्या है? तो चेक एक साख पत्र है। वह भी चेक भी सभी बैंक सब लोगों को नहीं देता है। इसके लिए देखा जाता है कि यह व्यक्ति इस चेक इशू करने लायक है या नहीं है, उसका ट्रांजैक्शन देखेगा। ऐसी भी नहीं है कि हम 100 रुपया 200 500 के खाता खोलना है, पैसा उसमें नहीं है, जाकर बैंक से कहेंगे कि हमको चेक बना दीजिए तो चेक बन जाएगा। यह भी एक साख पत्र ही है, साख के आधार पर ही यह भी जारी किया जाता है। तो यह इसलिए यह क्या है? एक साख पत्र है। चेक क्या है? हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वह क्वेश्चन है चेक क्या है। तो चेक क्या है? एक साख पत्र का रूप है, साख पत्र का रूप है जो बैंक द्वारा जारी होता है। इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है, यह बैंक द्वारा जारी करता है, ग्राहक को बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ताकि विनिमय का कार्य आसान हो सके। इस खाता, ये जो चेक होता है उस पर ग्राहक का खाता संख्या भी लिखा होता है, इस तरह से लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि हम लोग मुद्रा का कुछ क्वेश्चन हुआ और साख में पहुंच गए। इसमें बचत एक छूट रहा है, ठीक है। बचत बता देते हैं, बचत क्या है, बचत बताते हैं। उसके बाद है मुद्रा का विकास किस प्रकार हुआ। मुद्रा कैसे कैसे विकास करके आज प्लास्टिक मुद्रा डिजिटल तक पहुंचा है, देखेंगे। एटीएम कार्ड क्या है? एटीएम कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, जिसे डेबिट कार्ड कहा जाता है। साख का सबसे आसान तरीका क्या है? महाजन। साख के लिए सबसे अच्छी विधि महाजन है। बांग्लादेश का मुद्रा टका। मुद्रा क्या है? कागज या धातु का बना वैसा पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन करता है। तो क्या कहलाएगा? मुद्रा कहलाएगा। चेक हो गया, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगला जो क्वेश्चन है वह है बचत। बचत के बाद 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना क्वेश्चन काफ़ी है इस लेसन से। बचत, बचत क्या है? बचत है जैसे आय, किसी व्यक्ति का आय है, मानसिक या शारीरिक कार्य करता है, उसके बदले जो पारिश्रमिक फल प्राप्त होता है आय कहलाता है। और आय में से उसके खर्च को घटा दिया। आय में से क्या घटा दिया गया? खर्च। क्योंकि हम बैंक में जो पैसा रखेंगे, जितना कमा रहे हैं वह सारा पैसा ले जाकर बैंक में नहीं रख सकते हैं हम। तो हमें बैंक की आवश्यकता तब है जब बचत होगी। अगर बचत है, जितनी रुपया बचत है उसी बचत को तो हम बैंक में रखेंगे, नहीं तो जितना कमा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाया, 100 रुपया कमाया
और उसका खर्च है 40 रुपया, क्योंकि आय के अनुसार नहीं खर्च लिख रहे हैं, 40 रुपया यह व्यक्ति खर्च किया, तो 60 रुपया तो इसको बचत हो रहा है। तो यही व्यक्ति का जो बचत है 60 है, इसी 60 रुपया से यह व्यक्ति आगे की ओर उन्नति करेगा, बैंक में जमा करेगा या जमा करके कोई अगला काम कर सकता है। तो यह 60 हुआ जो क्या हुआ, बचत हुआ। मतलब आय में से, किसी व्यक्ति के आय में से कुल खर्च को घटा देते हैं तो क्या कहलाता है, बचत कहलाता है, बचत कहलाता है। आदमी कितना कमा रहा है इससे मतलब नहीं है, आदमी का कितना बचत हो रहा है इससे मतलब है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आय से उन्नति नहीं कर सकता है, बचत से उन्नति कर सकता है, इसलिए बचत करना ज़्यादा जरूरी है। आय में से कुल खर्च को घटा देंगे, क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। बचत बराबर, या ऐसे भी लिखेगा, आय में से उपभोग, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। आय और उपभोग, बचत बराबर आय माइनस उपभोग, क्या है, आय माइनस उपभोग को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। आय में से व्यक्ति के कुल उपभोग को घटाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। याद हो गया, बचत, किसी व्यक्ति के आय में से कुल खर्च को घटा दिया जाता है, क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। बचत बराबर आय माइनस उपभोग या बचत बराबर आय माइनस खर्च। इसके बाद अगला सवाल है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयाँ होती होगी। सोचो, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयाँ होती है, क्या कठिनाइयाँ होती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में सोचो पैसा नहीं था उस समय क्या दिक्कत होता होगा। तो लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती थी। पहला, वस्तु विनिमय प्रणाली से हम किसी वस्तु के मूल्य का मापन नहीं कर सकते। कौन वस्तु कितना रुपये केजी है, कितना रुपये इसका केजी है, कितना कीमत होना चाहिए, उस व्यक्ति के मूल्य का, उस वस्तु के मूल्य का मापन नहीं हो सकता। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में हम किसी वस्तु के मूल्य का मापन नहीं कर सकते हैं, जो एक समस्या थी। तो पहला कारण हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु के मूल्य का मापन करने में समस्या होता था। दूसरा, हम यदि मेरे पास पैसा है तो उसको हम बैंक में जमा कर सकते हैं, किसी को देकर ब्याज के रूप में दे रहे हैं, वह भी एक जमा के रूप में है। लेकिन अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा अनाज है, जानवर है, बहुत सारा है, तो अगर मुद्रा नहीं है तो उसकी जो आर्थिक स्थिति मापा जाएगा इसी के आधार पर मापा जाएगा। अनाज हो, जानवर हो, उसके पास क्या घर में सामान है, इसी के आधार पर। तो अगर हम उसको जमा करते हैं लंबे समय के लिए, तो जानवर को तो जमे नहीं कर सकते हैं, कितना उसके पास है जमा कर देंगे हम लंबे समय के लिए कि यह भविष्य में काम देगा। जानवर को कौन जमा करता है, 10 को जानवर लेके जमा कर लें कि चलो 40 साल के बाद काम देगा, ये कौन उसका विकास दिखाएगा कि आर्थिक विकास होगा आगे के समय में। अनाज किसी के पास बहुत ज़्यादा है, वह अनाज जमा करके रख ले है, 8 साल 10 साल रखेगा, पता लगेगा जब उसको ज़रूरत पड़ेगा अनाज निकालने जाएगा तो पता लगेगा सारा कीड़ा लग गया, सब खत्म। तो इस प्रकार हम वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करने में, वस्तु को संचय करने में कठिनाइयाँ होती थी। लेकिन आज अगर पैसा है तो हम जितना बचत कर रहे हैं, अभी बताया बचत कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको जमा करेंगे, कुछ समय के बाद यह पैसा ढेर सारा हो जाएगा और यह सुरक्षित होगा। ये नहीं कि सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन अनाज खत्म हो सकता है, सड़ गल सकता है। तो दूसरा कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करने की समस्या होती थी, जमा करने में दिक्कत, बहुत सारा जगह चाहिए, अनाज भी जमा करना है तो बहुत व्यवस्था चाहिए। उसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली में विभाजन करने की समस्या होती थी। किसी के पास कोई ऐसा भी वस्तु होता था कि उसको अगर विभाजन कर देंगे वो वस्तु एक ख़त्म हो जाएगा। भैंस है, गाय है, कोई जानवर है, अब हमको पास नहीं कोई दूसरा चीज़ है, अब किसी का मूल्य के चुकाना है, हम किसी से कोई सामान ले लिए हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में तो ही होता है, हम लेंगे फिर देंगे। तो अगर हम किसी से लिए, हमारे पास अनाज नहीं है, जानवर है, तो उसको अगर बांटना है, देना है, तो काट अगर देंगे जानवर के तो जानवर का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, न उसका रहेगा न मेरा रहेगा। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी समस्या होती थी कि यदि वस्तु विनिमय प्रणाली में हम वस्तुओं का बंटवारा करेंगे तो हो सकता है वो वस्तुएँ समाप्त हो जाए, वो वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। पहला दोष, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के मापने की समस्या होती थी। दूसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करने की समस्या होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में विभाजन करने की समस्या थी। और एक स्थान से, चौथा जो पॉइंट होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत समस्या होगी।
हमको अगर कहीं घूमने जाना है या किसी दूसरे काम से जाना है तो हम एक वस्तु को कैसे लेके जाएंगे बहुत दूर तक। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में अभी समस्या थी कि वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने की समस्या होती थी। तो इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली का यह दोष था या कठिनाइयाँ था कह सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि मुद्रा का विकास किस प्रकार हुआ। मुद्रा का विकास किस प्रकार हुआ। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। तो मुद्रा का विकास निम्नलिखित चरण में हुआ। जो सबसे पहले मुद्रा था वह था वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा लिखेंगे पहला कि वस्तु मुद्रा। पहले वस्तु मुद्रा किसी वस्तु को ही मुद्रा समझ रहा था, इस वस्तु को दे रहा था, बदले में उस वस्तु मिल रहा है, तो वह तो वस्तु ही मुद्रा के रूप में काम कर रहा है। तो वह जो समय था कृषि युग, पशुपालन युग, शिकारी युग, उसमें वस्तु जो होता था उसी को मुद्रा समझा जाता था। तो पहले ऐसे लिखेंगे कि पशुपालन युग, कृषि युग और शिकारी युग में वस्तुओं को ही मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। दूसरा बार आया वस्तु मुद्रा के बाद धातु मुद्रा। धातु मुद्रा में आया कि सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया गया था मुद्रा के लिए थे वह मुद्रा था तांबा। तांबा का सबसे पहले धातु जिस धातु का उपयोग मानव ने किया था वह था तांबा। तांबा का सबसे पहले धातु के रूप में उपयोग हुआ था। तो धातु मुद्रा में क्या हुआ कि धातु को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा। वह था सोना, चांदी। या धातु का उपयोग तांबा सबसे पहले हुआ था, लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि मुद्रा जो था तांबा का था, यह नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले जिस धातु का उपयोग हुआ था वह तांबा था, लेकिन मुद्रा के रूप में नहीं। मुद्रा के रूप में चांदी का भी उपयोग हुआ, सोना का भी उपयोग हुआ। तो यह सब जो जिस धातु का मतलब धातु मुद्रा क्या है, धातु मुद्रा में लिखेंगे कि धातु को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा। जैसे सोना, चांदी, इन सभी को धातु मुद्रा के रूप में धातु का उपयोग हो रहा था। उसके बाद आया सिक्का कि सिक्का क्या है। सिक्का यह धातु मुद्रा बहुत कीमती पड़ रहा था, क्योंकि सोना का उपयोग हो रहा है, चांदी का उपयोग हो रहा है, इसके लिए सिक्का बना। इसके बाद आया सिक्का। जैसे धातु मुद्रा में मुद्रा का कोई निश्चित आकार नहीं था, कोई बड़ा था कोई छोटा था, किसी निश्चित आकार नहीं दिया गया। इसलिए धातु मुद्रा को और अच्छा बनाने के लिए, विनिमय क्रिया को और आसान बनाने के लिए सिक्का का उपयोग हुआ। सिक्का के बाद आया पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा चेक या कागजी मुद्रा कह सकते हैं। कागजी मुद्रा, पत्र मुद्रा ना कह के कागजी मुद्रा। चेक है, नोट है, क्योंकि सिक्का में भी वजन था। इसको बहुत ज़्यादा, यदि बहुत ज़्यादा सिक्का हो जाए और बहुत दूर तक ले जाना रहे तो सिक्का को ले जाने में भी कठिनाइयाँ होती थी। इसलिए और मुद्रा का विकास हुआ और उसके बाद आया कागजी मुद्रा, जिसमें नोट का उपयोग किया गया। इसके बाद पाँचवा प्लास्टिक मुद्रा। ज़्यादा पैसा था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई चुरा सकता है, चुराने का डर था, कोई छीन सकता है। इसके लिए क्या आया, प्लास्टिक मुद्रा आया, जिसमें एटीएम कार्ड है, जिसमें अभी बताया कि एटीएम कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जो प्लास्टिक मुद्रा का रूप है।
तो इसको हम आसानी से ले जा सकते हैं। मेरे पास एटीएम है, उस एटीएम कार्ड में कितना पैसा है कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर पैकेट में पैसा है तो पैकेट में पैसा अगर कोई देख लिया तो उसका नज़र उस पैसा पर आ जाता है। लेकिन एटीएम कार्ड में कितना भी पैसा है तो कोई व्यक्ति उसका अनुमान नहीं लगा सकता है कि इसमें कितना पैसा होगा, उसको कोई जानकारी नहीं है। तो एटीएम कार्ड ज़्यादा सुरक्षित हुआ। तो इतना अगर रहे कि मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें तो इतना लिखना पड़ेगा। और यह क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, अगर इतना लिख देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। और आज की दुनिया में यह जो मुद्रा का विकास हुआ वह डिजिटल है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यह सब डिजिटल में आएगा। तीसरा लेसन समाप्त। अगला वीडियो में चौथा लेसन पढ़ाएंगे, उसके बाद उसी तरह से आगे एक एक लेसन पढ़ाते जाएंगे। तीसरा लेसन समाप्त हो गया। ठीक है, चौथा लेसन अगले वीडियो में।